हंस हंस कर पागल हो जाओगे। मुल्ला का अनोखा जवाब। मियां के छोटे से गांव में मुल्ला के नाम से मशहूर एक आदमी रहता था। मुल्ला का चेहरा साधारण था, कपड़े सादे और हंसी, उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो सुनने वाले के भीतर तक उतर जाता। लोग कहते थे कि उसकी हंसी निकालती नहीं बल्कि दिखाती है। वो दिखाती थी कि किसके चेहरे के पीछे क्या है, किसका दुख कौन सा है और किसका दिल कितना कमजोर। मुल्ला खूब हंसता था, पर उसकी हंसी में हमेशा कुछ मामला रहता, एक नमक की तरह जो मीठा भी रखता और तीखा भी। एक दिन गांव में बाहर से एक मुसाफिर आया। उसने सलीकेदार कपड़े पहन रखे थे और बोलने का अंदाज भी अलग था। चौपाल भरी थी और चौपाल के बीचों बीच वो उठा बैठ कर बोला, मैं जानता हूं कि यहां हर किसी के पास कोई न कोई कहानी है। मुझे बताओ, क्या इंसान हंस हंस कर पागल हो सकता है? गांव वाले कुछ खिंचे, कुछ ने ताली बजाकर मजाक में टोक दिया, पर मुसाफिर की आंखों में कुछ सच्चा था। उसने चुनौती दी, जो सही और अनोखा जवाब देगा वही गांव का सम्मान पाएगा, जो न दे उसे कुछ सीखना होगा। मुल्ला बस मुस्कुराकर बैठा रहा। उसकी हंसी लजीज थी पर आंखों में गंभीरता थी। उसने मुसाफिर को देखा और कहा, पागलपन के कई रंग होते हैं। जो लोग पागलपन को सिर्फ तंत्रिका की बीमारी समझते हैं, वे अक्सर भूल जाते हैं कि कुछ तरह के टूटने भीतर होते हैं, और वे टूटने आवाज से नहीं, जमाने की शरारत से आती है। हंसी क्या इससे अलग है? हंसी भी कभी इंसान को हल्का कर दे तो दवा बन जाती, और कभी हंसी किसी की कमजोरी को उजागर कर दे तो वो तलवार बन जाती। मुसाफिर ने चौंक कर पूछा, तो बताओ, क्या तुमने ऐसा कुछ देखा है? मुल्ला ने आंखें बंद कर ली और लंबी सांस ली। फिर उसने कहानी शुरू की, एक कहानी जो सीधे दिल पर वार करती थी और मुसाफिर की चुनौती का जवाब भी थी। एक बार मुल्ला बोला, गांव में फराहम नाम का मास्टर था। पढ़ाई में वो तेज था, शब्दों का मालिक था और लोगों की छोटी छोटी बातों पर उसकी हंसी अक्सर ठहरी रहती। फराहम की हंसी झटपट लोगों की खामियां निकाल देती। वो बात कर देता तो सामने वाला खुद को छोटा पाता। फराहम का इरादा बुरा नहीं था, उसे अपनी तेजबाजी पर गर्व था। पर एक दिन उन्हीं तीखी बातों ने एक आदमी का घर उजाड़ दिया। फराहम ने गांव के एक बुजुर्ग की एक पुरानी भूल को मजाक बना दिया। बात बढ़ी, शब्दों ने आग पकड़ी और बुजुर्ग का परिवार सामाजिक शर्म से दब गया। मुल्ला ने धीरे से देखा। फराहम ने चौंक कर देखा कि उसकी हंसी ने किसी का जीना मुश्किल कर दिया। उसने सोचा, मैंने तो सच कहा था, लेकिन सच और वक्त का मेल किसी बार उल्टा असर देता है। हंसी जो पल में खेल बनती है, वही पल में तलवार भी बन सकती है। फराहम का दिल टूट गया। लोग उससे दूरी बनाए बैठे और वो अंदर से खो गया। चौपाल सन्न था। कई लोगों की आंखों में कुछ चमक थी। किसी के गाल गर्म हुए, किसी ने चेहरा छुपाया। मुल्ला ने कहा, फराहम पागल तो नहीं हुआ, पर वो अपने असल से कट गया। उसे अब हंसी का मजा नहीं आता। हर हंसी के पीछे अब वो सवाल देखता, किसका दिल टूटेगा? ये अलग तरह की पागलपन है, खुद की असलियत खो देने की। मुसाफिर ने पूछा, और क्या हुआ? मुल्ला ने जवाब दिया, फराहम ने गांव छोड़ने के बारे में सोचा, पर पहले उसने एक सभा रखी। उसने खुलकर बताया कि उसका इरादा कभी किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, पर उसकी हंसी ने किस्मतों के ताने बाने को खोल दिया था। उसने हंसी और दर्द के बीच फर्क बताने की कोशिश की। फिर मुल्ला ने बताया कि एक बुजुर्ग ने फराहम से कहा, हंसी दो तरह की होती है, एक जो हल्का कर दे और दूसरी जो उजागर कर दे। जब तुम उजागर करते हो तो तुम्हें उस उजागर की हुई कमजोरी की भरपाई के लिए खड़े होना पड़ेगा। बुजुर्ग ने फराहम को सिखाया कि हंसी में चीख सुनी जा सकती है। अगर हंसी से कोई दर्द निकलता हो तो उस दर्द की जिम्मेदारी भी हंसने वाले की बनती है। कहानी सुनते हुए चौपाल में कुछ लोग हंस पड़े, कुछ के ओठ झुके और कुछ के मन में खनक उठी। मुल्ला ने कहा, हंसी
जब किसी की आत्मा को छोटी कर दे तो वो पागलपन नहीं, पर उस इंसान का घुटन है जो उसे पागल बना दे। फिर मुल्ला ने बताया कि कैसे फराहम ने सुधरने की कोशिश की। उसने उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें उसने जख्मी किया था। उसने नाटक पट में अपनी गलती दिखाई और लोगों को हंसाने के साथ साथ सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सीखा कि हंसी तब तक दवा है जब तक वो सहारा दे, और जब वो सहारा न देकर उकसाए तब वो दर्पण नहीं, हथियार बन जाती है। मुसाफिर ने गंभीर होकर कहा, तो क्या इंसान हंस हंस कर पागल हो सकता है? मुल्ला ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, हां, पर वो पागलपन अक्सर हमारे अपने बनाए हुए दर्पण से आता है। अगर हम अपनी हंसी में सहानुभूति जोड़े, अगर हम अपने शब्दों की वजहों का हिसाब रखें, तो हम किसी को बर्बाद नहीं करेंगे। कहानी में मोड़ तब आया जब गांव के छोटे सलीम ने पूछा, मौलाना, अगर कोई बहुत ज्यादा हंसता है तो क्या वो पागल नहीं हो जाएगा? मुल्ला ने बच्चे को अपनी गोद में बैठाया और बोला, बेटा, हंसी में पागलपन तब आता है जब हंसी काम की जगह सब कुछ हंसाने के नाम पर कर दी जाए। जब हंसी की आड़ में हम दूसरों के दर्द को नजरअंदाज कर दें। हंसी का असली स्वर वो है जो दिल हल्का करे, न कि वो जो दिल तोड़ दे। समय के साथ गांव में परिवर्तन आया। लोग पहले से ज्यादा सावधान हो गए। वे हंसते समय सोचने लगे। किसी की कमजोरी पर उंगली उठाने से पहले वे याद करने लगे कि उनके शब्द किसी की दुनिया बदल सकते हैं। मुल्ला ने एक तरह की सिखलाई चलाई जहां लोग अपनी भावनाएं लाते और हंसी के माध्यम से हल निकालते। उन्होंने नाटक किए, मंचन किया और संवादों में हंसी के स्वर को नया अर्थ दिया। वो हंसी जो जुड़ती है, सहलाती है और कभी कभी सिखाती भी है। मुसाफिर जो पहले किसी विषय का वैज्ञानिक परीक्षण लिए आया था, उसने गांव में जो बदला देखा, उसने उसकी परिकल्पना बदल दी। उसने मुल्ला की सूक्ष्म समझ को सराहा और अपनी कलम से उन कहानियों को लिखना शुरू किया जो हंसी के आगोश में छिपे दर्द और मरहम दोनों को दिखाती। वो समझ गया कि हंसी अकेले कोई चीज नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा फर्श जिस पर चलकर इंसान बनाया या बिगाड़ा जा सकता है। एक शाम गांव में उत्सव हुआ और उस उत्सव में भी हंसी थी, पर उसकी मिठास अलग थी। लोग हंसते, पर उनकी हंसी में एक समझ थी। उनकी आंखों ने सीखा था कि हंसी के बाद भी सवाल आते हैं, किसने क्यों हंसा, किसने किसे राहत दी, किसने किसका दिल तोड़ा? और यही सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर करते रहे। कहानी का असली सबक तब दिखा जब फराहम ने गांव के एक छोटे लड़के की हंसी को बदलते देखा। उस बच्चा ने अब हंसी को हथियार न मानकर उसे जादू की तरह इस्तेमाल किया। वो दूसरों को हंसाकर उठाता और गिरते हुए आत्मसम्मान को सहलाता। फराहम ने महसूस किया कि उसकी पुरानी हंसी की धार को धार ही मिलनी चाहिए थी, पर उसे शिकंजा लगाए हुए शब्दों से नहीं, बल्कि समझ से मोड़ा जाना चाहिए था। उसने पागलपन से बचने के लिए खुद को बदला, स्वयं पर कठोर पर दूसरों पर दयालु। मुल्ला ने आखिर में मुसाफिर से कहा, हंसी में आत्मा की नक्काशी होती है। सही हाथ में वो शिल्प बन जाती है, गलत हाथ में वो तबाही। मुसाफिर ने सिर हिलाया और बोला, अब मुझे तुम्हारे जवाब से संतोष है। तुमने मुझे ये सिखाया कि पागलपन कोई तात्कालिक घटना नहीं बस, पर हां, लोग हंस हंस कर अपने आप को खो सकते हैं अगर वे अपनी हंसी पर मेल न लगा पाए। गांव वाले उस दिन से ज्यादा सचेत रहे। वे एक दूसरे पर हंसते तो थे, पर उनकी हंसी में अब सम्मान और समझ का अंश भी जुड़ गया था। मुल्ला की हंसी खत्म नहीं हुई, पर वो और नरम हुई। खिलखिलाहट में अब दाद देने की ताकत थी, न कि चोट पहुंचाने की। और जो लोग एक बार अपनी हंसी के बल पर दूसरों को ठेस पहुंचा चुके थे, उन्होंने माफी मांगकर और खुद को बदल कर दिखाया कि हंसी की असली शक्ति तब है जब वो बांटती है, तोड़ती नहीं। कई सालों बाद वही मुसाफिर लौट आया और देखा कि गांव बदल चुका है। हंसी वहां अब सजगता का प्रतीक थी। उसने मुल्ला का हाथ थाम कर कहा, तुम्हारी बातों ने गांव को बचाया। मुल्ला ने हल्की मुस्कान दी और बोला, बचाने का काम तो सबने मिलकर किया।
सबने अपनी हंसी पर दर्पण रखा और देखा कि क्या दिखता है। और इस तरह मियाँ के गांव की कहानी मशहूर हुई, क्योंकि उस दिन चौपाल में जो सवाल गया था, क्या इंसान हंसकर पागल हो सकता है, उसका जवाब मिला, हाँ, लेकिन वो बाहरी पागलपन नहीं होता, वो आत्मा का एक ऐसा छलावा होता है जो हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। और जब हम इस एहसास के साथ हंसते हैं, तब हंसी फिर से दवा बन जाती है, कटार नहीं। गांव ने हंसी का इल्जाम नामक एक छोटी रिवाज शुरू कर दी। हंसना स्वतंत्र था पर सोच के साथ। किसी की कमजोरी पर हंसना सीधे मना था। हंसी बांटने और दर्द कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता। मुल्ला की हंसी ने लोगों को जो सिखाया वो सालों तक चलेगा कि हंसी में इंसानियत होनी चाहिए, वरना हंसी के पीछे छिपा पागलपन हमें हमारी ही असलियत से दूर कर देगा। कहानी खत्म होने पर चौपाल में हल्की सी खामोशी थी। फिर अचानक कई लोग हंस पड़े, पर इस बार उनकी हंसी में एक नई कोमलता थी। मुट्ठियां खुल गई, रिवाजों का असर दिखा, और मुल्ला अपनी एक आखिरी बात बोलकर उठ खड़ा हुआ। हंसी करो, पर पहले ये सोच लो कि किसे राहत है और किसे चोट। लोग अब जान गए थे कि हंसी का असली वजन क्या है, और उसी समझ के साथ उनकी हंसी ने गांव को पागलपन से बचा लिया। मुल्ला ने मुस्कुराकर चौपाल छोड़ दी। लोगों के दिलों में उसकी आवाज आज भी गूंजती थी। एक तरह की हंसी जो किसी को छोटा नहीं करती, बल्कि बड़ा करती है। और जो मुसाफिर आया था, वो लेखों में ये किस्सा लिख कर गया। इस गुजरती दुनिया के लिए एक सिखलाई, एक चेतावनी और एक दवा। मुल्ला ने आखिर में कहा, यदि कभी तुम्हें लगे कि हंसी से किसी का दिल टूटा है, तो उसे जोड़ने की जिम्मेदारी उसी हंसी की बनती है। ये बात हर किसी के दिल में बैठ गई, और फिर गांव में एक नई आदत पनपी, हंसना समझदारी से, माला की तरह जपत कर। मुल्ला की हंसी बनी रही, मगर अब वो किसी को चुभने नहीं देती थी। वो सिखाती थी, जोड़ती थी, और जरूरत पड़ने पर सहारा देती थी। और इसी से मुल्ला का अनोखा जवाब आज भी लोगों को याद आता है कि हंस हंस कर पागल वो होगा जो अपनी हंसी से दूसरों का अस्तित्व मिटा दे, पर जो हंसी से जीवन संवार दे, वो सबसे बड़ी औषधि है। मुल्ला और चांदनी की पहली राजा ने दिया इनाम। मुल्ला ने कर दिया सबको हैरान। राजा ने घोषणा की कि नगर के सबसे होशियार व सबसे नेक व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। दरबार में धूम मची। लोग अट्टहास कर रहे थे। कुछ खामोश चाय नाश्ता छोड़कर सभा में शामिल हुए, कुछ डरते हुए अपनी बुद्धि और अवसर दोनों गिनते रहे। इनाम भरा गुड़, चांदी के सिक्के, एक सोने का मृदुल चश्मा और साथ में राजा का आशीर्वाद था, जो किसी के भाग्य को बदल देने वाला मालूम पड़ता था। पर राजा ने शर्त रखी, इनाम पाने के लिए न तो कोई चाल चलेगा, न कोई भेदभाव, और न ही कोई ऊंची दावत दी जाएगी। जो अपना जज्बा और बुद्धि दिखाएगा, वो विजेता होगा। ऐलान हुआ कि मुकाबला अगले हफ्ते सुबह होगा, और जिसने सर्वसम्मति से सबसे अच्छा उत्तर या कारस्तानी दिखाई, उसी को इनाम दिया जाएगा। खबर दौड़ते ही पूरे नगर में चर्चा फैल गई। दुकानदार, जमींदार, मंत्री और आम जनता सबने कहा, चलो देखते हैं किसकी बुद्धि जीतती है। पंडितों ने श्लोक गढ़े, उद्योगपतियों ने अपने दिमाग की कसरत शुरू कर दी, और मुल्ला नसीरुद्दीन, वही पुराने ने मुल्ला जिसका नाम सुनते ही लोग मुस्कुराकर सिर हिला देते, वो भी सभा में आया। लोग दंगासा करने लगे, मुल्ला क्या करेगा, वो तो हसीम जाग करता है। पर मुल्ला की आंखों में शांति थी, बोझ नहीं, और मन में किसी तरह की पकड़ थी जिसे समझना बाकी था। मुकाबला का दिन आया। हवा में उत्साह और घमंड दोनों तैर रहे थे। राजा का सिंहासन चमक रहा था, और उसकी पहुंच में रखे इनाम का ढेर सभी को बुला रहा था। राजा ने कहा, मैंने एक प्रश्न नहीं रखा, पर मैं एक समस्या कहूंगा। नगर में पिछले कुछ दिनों से अनाज और धन की चोरी बढ़ रही है। चोरी करने वाला कोई चालबाज है। तुम में से जो इस समस्या का ऐसा हल बताएगा जिससे चोरी न रुकने की बजाय लोग चोरी छोड़ दें और आत्मा परिवर्तन हो,
वही इनाम के योग्य होगा। सबने अपने अपने तरीके सुझाने शुरू कर दिए। कोई तंत्र तरीके की बात कर रहा था, किसी ने सिखाने और सजा देने की चर्चा की, तो किसी ने कहा कि चौकीदारी मजबूत कर दें। एक बूढ़े समृद्ध व्यवसायी ने कहा, मैं इनाम लूंगा और इस धन से चौकों की मरम्मत करूंगा। नारी परिषद ने कहा, शिक्षा और नैतिक शिक्षा बढ़ाओ। पर राजा थोड़ा नाखुश लगे। उन्होंने चाहा था कि कोई ऐसा हल आए जो सिर्फ कानून या बल पर आधारित न हो, बल्कि लोगों के दिलों में बदलाव लाए। मुल्ला को जब अपनी बारी आई तो सभी ने सोचा कि वो भी चुटकुले ही सुनाएगा। पर मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं जो करूंगा उससे चोरी करने वाले की आत्मा भी बदल जाएगी और नगर की चौकीदारी भी मजबूत रहेगी। राजा ने अनुमति दी। भीड़ में से कुछ लोग तालियां बजाने लगे, कुछ आश्चर्यचकित खड़े रहे। मुल्ला ने कहा, मुझे 2 हफ्ते दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, 2 हफ्ते, पर यदि तुम असफल हुए तो अकेले तुम्हें ही दंड भुगतना होगा। मुल्ला ने निष्ठा से सिर हिलाया और चला गया। लोग फुसफुसाए, क्या ये मजाक है? 2 हफ्ते में क्या कर लेगा? मुल्ला ने पहले दिन पास के चौबे हलवाई के घर पर चाय पी और थोड़ा शहद वाले लड्डू खा। हलवाई ने कहा, मुल्ला जी, बड़ी मुश्किल बात कह दी आपने। मुल्ला ने शांति से कहा, मैंने राजा से 2 बातों का वादा लिया है। एक, कि कोई मुझ पर शंका न करे, और दूसरी कि मैं किसी का अपमान न करूंगा। हलवाई ने कहा, तो क्या करोगे? मुल्ला मुस्कुराकर उठ गया और उसने पहले अपना टोपी सीधी करी। दूसरे दिन सुबह उसने नगर के चारों ओर घूमना शुरू किया। उसने नदी के किनारे चिड़ियों की चहचहाट सुनी और उन लोगों को देखा जो चोरी का शिकार हुए थे। एक किसान जिसकी कटाई का थैला गायब हो गया था, एक दुकानदार जिसकी अलमारी खाली थी, और एक विधवा जिसकी छोटी छोटी चीजें अचानक गायब हो गई। मुल्ला ने सबकी पीड़ा देखी और उनकी बातों पर गौर किया। उसने कुछ नोट कर लिए और घर जाकर एक पुराना कपड़ा निकाला, कुछ रुई और धागा। फिर वो नगर के सबसे बड़े चौके पर गया, जहां रात में पहरा दिया जाता था। चौकीदार उसकी चाल और कहानियों के कारण उसकी ओर तिरछी नजरों से देखते थे, पर मुल्ला ने उनकी आंखों में सच्चाई देखी। उसने कहा, भाई, रात को और जागना चाहिए, न सिर्फ डंडे से बल्कि दिमाग से भी। चौकीदारों ने उसे हंसकर टाल दिया। मुल्ला ने अगली सुबह बाजार में एक बड़ा पन्ना बांधा। इसमें लिखा था, जो भी चोरी रुकेगा उसे राजा इनाम देगा। पर यह कुछ और नहीं था। उसने उस पन्ने पर फिर लिखा, हर चोरी पर आमाम एक प्रश्न पूछा जाएगा। क्या तुमने कभी किसी के जख्मों का इलाज किया है? जो जवाब नहीं दे पाएगा उसे सबको बताना होगा कि उसने क्या लिया और क्यों लिया। लोग हैरान हुए। कुछ ने कहा यह मूर्खता है, पर धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचा गया। चोरी करने वाले लोग चुप थे, पर शहर में अफवाह चली कि मुल्ला कुछ कर रहा है। मुल्ला ने धीरे धीरे एक योजना लागू की जो दिखने में सरल पर असर में गहरा थी। उसने छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें मुफ्त मिठाई दी, पर मिठाई खाने से पहले बच्चों को पूछा जाता था कि क्या वे कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। बच्चे शर्मीले थे और हंसते हुए बोले। मुल्ला ने कहा, अच्छा, तो चलो तुम आज एक कविता पढ़ो, जो लेता है उसे देना भी आता है। बच्चे हंसे, पर फिर वही कविता बार बार गुनगुनाने लगे। ये सब देखकर माता पिता सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुल्ला ने गांव गांव जाकर गरीबों की मदद दी, पर इनाम के बदले में नहीं, बल्कि बिना शर्त प्रेम से। किसी बुजुर्ग के घर की छत की मरम्मत कर दी, किसी की दवा का इंतजाम कर दिया, किसी गांव के कुएं की सफाई कर दी। लोगों ने कहा, क्या यह सब दिखावा नहीं? पर जिन लोगों को मदद मिली उनकी आंखों में मुल्ला की सच्चाई दिखाई दी। चोरी की घटनाओं में धीरे धीरे कमी आने लगी, पर असली मोड़ तब आया जब मुल्ला ने एक शाम बाजार के बीचों बीच एक बड़ा मंच रखवाया और हर चोरी की जो पूंछ चली आई थी उनकी कहानियां सुनवाई। पर यहां सुनवाई सिर्फ शिकायतों की नहीं थी।
मुल्ला ने चोरी करने वालों को मंच पर बुलाया और उनसे पूछा कि वे चोरी क्यों करते हैं। किसी ने कहा गरीबी, किसी ने कहा नशा, किसी ने कहा व्यस्तता और कुछ ने कहा कि वे दूसरों की नापसंदगी से प्रेरित होते हैं। मुल्ला ने चुपचाप उन सभी की बात सुनी, फिर कहा, तुम्हारी जरूरत समझी जा सकती है, पर क्या तुमने कभी पहुंचे हुए हाथ को देखा है जो भीख देते हैं? क्या तुमने कभी उस चेहरे पर मुस्कान देखी है जो तुम्हारी वजह से सुखी हुआ हो? चोरों के चेहरे ढले, कुछ आंसू छिपे, कुछ आंखें झुक गई। मुल्ला ने कहा, जो चोरी छोड़ना चाहे मैं उसकी सहायता करूंगा, लेकिन शर्त यह होगी कि वो पहले अपने चोरे हुए सामान की कीमत अदा कर दे। यहां अटके लोग बोले, हम पास क्या है, हमें तो पेट भरना मुश्किल है। मुल्ला ने कहा, तो पहले तुम मेहनत करके 2 दिन काम करो, खेतों में, घरों में, और जो कमाओ उससे तुम्हें जो गिरा है लौटाओ। कई चोरों ने हिचकिचाहट दिखाई, पर कईयों ने हिम्मत की। कुछ ने चोरी छोड़ दी और फिर नगर में ईमानदारी से काम करके अपनी गलती सुधार ली। लोगों ने ये देखा और मन मन में आश्चर्य हुआ। एक चोर था जिसका नाम करम था। वो तेज तर्रार और चालाक था। करम ने शुरुआत में सबका मजाक उड़ाया, पर मुल्ला ने उसे भी बिना बेइज्जती किए समझाया। मुल्ला ने करम को कहा, तुम्हारे भीतर एक कहानी है, उसकी बुनाई कुछ टूटी हुई है और उसे जोड़ना होगा। करम ने पूछा, कैसे? मुल्ला ने कहा, हम तुम्हें रात की चौकी पर रखेंगे, पर साथ में तुम्हें एक कोठरी में रख कर खाने और पढ़ने के लिए किताबें दी जाएंगी। करम मर्यादा से आता जाता हुआ चौकीदारी करने लगा और पढ़ना भी। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि लोगों का सम्मान कमाने में शांति है। चोरी में उसे डर और शांति दोनों मिलते थे, पर शांति बहुत आलस कराती है। उसने देखा कि मेहनत से प्राप्त पैसों की मिठास चोरी से मिले पैसों से अलग है। वो बदल गया। मुल्ला ने एक और चाल चली। वो उन लोगों के सामने जिनके यहां से चोरी हुई थी, चोरों के बदले में छोटे छोटे काम करवाने लगा। दुकानदारों से कहा गया कि वे उन चोरों को काम दे। शुरुआत में कुछ दुकानदारों ने इनकार किया, पर जब मुल्ला ने एतबार दिखाया कि बदले में वही लोग ईमानदारी से काम करेंगे और उनकी दुकानों की सुरक्षा भी खुद करेंगे, तो उन्होंने माना। 1-2 दुकानदारों ने अपनी तोड़-फोड़ हुई अलमारियां ठीक करवाई और चोरों को काम दिया। फिर क्या था, चोर खुद अपने किए की सुध लेने लगे। एक रात राजा खुद भी छिपकर देखा कि मुल्ला क्या कर रहा है। राजा ने देखा कि मुल्ला एक गरीब विधवा के घर गया और वहां खाना बनाया। विधवा रोती रही और कहती रही कि उसका बेटा लालची लोगों से डरता है। मुल्ला ने कहानियां सुनाई और हंसाकर बच्चा सहमा नहीं। राजा हतप्रभ था कि ये आदमी कैसे बिना किसी औपचारिक शक्ति के, बिना शिक्षा के लोगों के दिल बदल रहा है। उसने देखा कि जो लोग शुरू में मुल्ला का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसके सामने सिर झुकाते। राजा ने मन ही मन सोच लिया कि मुल्ला को इनाम के लिए तैयार रखना चाहिए। मुल्ला ने अंतिम दिन स्थानीय चौकी के सामने सबको बुलाया। उसने कहा, मैंने जो किया वह दिखावे का काम नहीं था, यह बस एक छोटी कोशिश थी। सभा में कुछ दिग्गज लोग उठकर बोले, तुम क्या करोगे अब? दूसरे दिन फिर से चोरी न हो, यह कैसे सुनिश्चित करोगे? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मैंने केवल एक बीज बोया है, बीज को पानी देना सबकी जिम्मेदारी है। तभी राजा ने मंच पर बुलाया और कहा, तुमने 2 हफ्तों में जो किया वो आश्चर्यजनक है। तुमने सिर्फ चोरी रोकी नहीं, लोगों के अंदर आत्मा की हिलोर उठाई। लोग तालियां बजाने लगे। पर राजा की एक आखिरी परीक्षा बाकी थी। उसने कहा, एक आखिरी काम करो जो चोरी रोकने का असली इम्तिहान है। मुल्ला ने कहा, जो बताइए। राजा ने कहा, अब मैं एक बहुत कीमती चीज यहां स्थापित करूंगा, एक सोने का बर्तन जिसमें राजसी मोहर लगी है। इस बर्तन को रातों रात खुली जगह पर रखा जाएगा और देखना है कि कौन इसे चुरा लेता है। पर जो भी करेगा उसे खुलकर मन के साथ सामने आकर कहना होगा कि उसने क्यों किया। भीड़ में हलचल हुई। कुछ ने कहा यह अनुचित है, पर राजा ने हंसकर कहा,
ये परीक्षा केवल चोरी पकड़ने की नहीं, बल्कि ईमानदारी की है। रात आई। नगर की पगडंडी अंधेरी थी और आसपास के लोग छिप कर देखते रहे। सोने का बर्तन वही रखा गया। चौकीदारों ने अपनी वर्दी पहनी, पर उनकी आंखों में भी एक उलझन थी। सुबह की किरण के साथ ही बर्तन वही था और सबने सांस छोड़ी। पर अगले दिन अचानक बर्तन गायब पाया गया। शहर में शोर मचा। राजा के मंत्रियों ने सभी को हवालात में रखा, पर मुल्ला ने कहा, सबको इकट्ठा करो। जो भी चोरी करेगा उसे मंच पर आकर कह देना चाहिए कि उसने क्यों किया। भीड़ में एक युवक आया, करम। पर करम का चेहरा डर और शर्म से भरा हुआ था। उसने कहा, मुल्ला साहब, मैं ही किया। सबकी आंखें करम पर टिक गई। करम ने आगे कहा, मैंने बर्तन नहीं इसलिए चुराया ताकि मैं अमीर बन जाऊं। मैंने उसकी जगह एक तलवार रख दी थी। तलवार से मैं अपने गांव के कुछ लोगों की रक्षा करना चाहता था। करम की आंखें नम थी। उसने बताया कि कुछ दुष्ट लोग उनके गांव में परेशान करते थे और उसने सोचा कि तलवार लेकर वो रक्षा कर सकेगा। करम ने कहा, मैं चोरी कर गया, पर मेरा मकसद गलत ही था। मुल्ला ने करम को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने चोरी की, पर तुमने खुलकर कहा। यह पक्का करने जैसा है कि तुम्हारे भीतर सच्चाई की किरण बची है। फिर मुल्ला ने चुपके से करम से पूछा कि क्या वो तलवार दे सकता है, और करम ने दी। तलवार असल में एक पुरानी बेलनाकार लोहे की थी, जिसका ढांचा अब कमजोर था। मुल्ला ने कहा, यह तलवार शौर्य नहीं दे सकती, पर तुम्हारी ईमानदारी नया महसूस करा सकती है। राजा ने करम को कड़ा दंड देने की बजाय उसे बुलाकर कहा, तुमने चोरी की, पर तुमने दोष स्वीकार किया। तुम हमें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए ताकि हम तुम्हें मदद कर सकें। करम ने कहा, मुझे सम्मान और काम चाहिए। राजा ने करम को एक छोटी नौकरी दी और उसे कुछ चावल और कपड़े भी दिए। करम ने रोकर कहा, मैं फिर से चोरी नहीं करूंगा। इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक हुई। जो लोग चोरी करते पकड़े गए, उन्हें मुल्ला के कहने पर काम दिया गया, शिक्षा दी गई और उन्हें समाज में स्थान मिला। कुछ समय बाद चोरी की घटनाएं प्राय बंद हो गई। नगर में शांति लौट आई और लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। चौकीदारों की भूमिका बदल गई। अब वे सिर्फ कानूनी आंखों से नहीं, बल्कि समाज सेवक की तरह काम कर रहे थे। सारा श्रेय राजा को दिया जाता, पर मुल्ला की चुप्पी में एक अलग तरह की विजय थी। सोने की बर्तन की कहानी से सबसे बड़ा सबक ये निकला कि जब किसी ने चोरी की पर वचनबद्ध होकर अपनी गलती स्वीकार की, तब समाज ने उसे दोबारा अपनाया। मुल्ला ने लोगों को यही सिखाया, दंड और डर से बेहतर है प्यार और अवसर। राजा ने भी ये समझ लिया कि सख्ती के साथ साथ समझ और मानवता जरूरी है। उसने मुल्ला का सार्वजनिक सम्मान बढ़ाया और उसे इनाम देने का निर्णय किया। पर मुल्ला ने इनाम से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मेरा इनाम यही देखना है कि लोग अब चोरी नहीं करते और बच्चों की हंसी वापस आई है। राजा थोड़ा सा हैरान हुआ, पर फिर उसने कहा, तुम्हारी विनम्रता और बुद्धि दोनों ही इनाम के काबिल हैं। फिर उसने मुल्ला को सभा के सामने बुलाकर कहा, तुम्हें नगर का सलाहकार नियुक्त किया जाता है, पर यह पद तुम्हारी इच्छा पर निर्भर होगा। मुल्ला ने स्वीकार कर लिया, पर उसने अपने नियम रखे। मुझे रोज राजमहल में बैठना नहीं है, मैं गांव-गांव घूमकर लोगों से बात करूंगा। राजा ने यह शर्त मान ली। मुल्ला ने माना कि नेतृत्व का अर्थ सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि समझना और साथ चलना भी है। धीरे धीरे मुल्ला ने नगर की तबाही को सुधार दिया और लोगों ने उसे अपना मान लिया। लोगों की आंखों में एक नई चमक थी, नयापन और भरोसा। मुल्ला की परेशानी ये नहीं कि वो बुद्धिमान था, बल्कि वह इस बात को समझ गया कि बुद्धि का असली उपयोग मन और मनुष्यता को जोड़ने में है। समय बीतता गया और मुल्ला की कथाएं दूर दूर तक फैल गई। अनेक नगरों के लोग यहां की नीतियों को देखने आए और राजा ने भी अन्य राज्यों के साथ मेलजोल बढ़ाया। मगर मुल्ला का सलीका न बदल पाया। वो अब भी सुबह शाम सादगी से घूमता,
मजाक करता, लोगों से बातें करता और बच्चों को कहानियां सुनाता। लोगों का मान बढ़ा और चोरी की पुरानी कहानियां अब केवल यादों में रह गई। एक बार फिर से राजा ने सभा बुलाई और घोषणा की कि नगर में अब और भी सुंदर योजनाएं चलनी चाहिए। शिक्षा को बढ़ावा देना, नशे से बचना और खेती का सही प्रबंधन। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, महाराज, सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब मन में ईमानदारी और सहानुभूति उतरे। कानून सहायक है, पर दिल का परिवर्तन आवश्यक है। राजा ने सिर झुकाया और कहा, यह सच्चाई है। समाप्ति के पहले मुल्ला ने एक छोटी सी बात कही जो सबको झकझोर गई। जब हम किसी को सजा देते हैं, तब हम सिर्फ अपराधी को नहीं बदलते, बल्कि कभी कभी समाज को भी भीड़ बनाकर उसकी पीठ पर करीब पहुंचा देते हैं। पर जब हम उसे मौका देते हैं, तो वो खुद अपनी गलती सुधार कर समाज को लाभ पहुंचाता है। यही वो संदेश था जिसे राजा ने सुनकर अपनी नीतियों में शामिल किया। समय के साथ नगर में फिर कभी बड़ी चोरी नहीं हुई। छोटे मोटे उपद्रव घटते रहे, पर उनकी जड़ें अब मजबूत नहीं रही। मुल्ला की बुद्धि और उसकी दया ने शहर को बचा लिया था। राजा ने मुल्ला को सार्वजनिक रूप से बहुत इज्जत दी, पर मुल्ला ने साधारण भाषण में कहा, इज्जत आवश्यक नहीं, दायित्व महत्वपूर्ण है। लोग रोए और हंसे, और फिर से जिंदगी ने अपनी रोजमर्रा की गति पकड़ ली। मुल्ला की कथाएं अब स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी और बच्चे उन कथाओं से नैतिकता सीखने लगे। जिन लोगों ने कभी चोरी की, उन्होंने बाद में दूसरों की रक्षा के लिए ही काम किया और समाज नया रूप लेकर खड़ा हो गया। समय के साथ मुल्ला के सुझाए हुए कई छोटे छोटे प्रयोग नियम बन गए। सार्वजनिक सुनवाई, चोरी करने वालों के लिए काम का प्रावधान और बच्चों को नैतिक शिक्षा। ये नियम धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गए और अन्य नगरों ने भी इन्हें अपनाया। मुल्ला की सबसे बड़ी कामयाबी यह रही कि उसने सजा और दंड के बीच के मानवीय पुल को दिखाया, और लोगों ने देखा कि पुल की सतह जितनी नर्म होगी, उतना ही अंतर मन में उतरता है, और जहां मन बदलता है, वहां कर्म अपने आप बदल जाते हैं। कहानियों में अक्सर चमत्कार दिखाए जाते हैं, पर मुल्ला का चमत्कार असल में चुप्पी में किया गया एक बेशकीमती काम था। एक ऐसा काम जो किसी मंत्र या जादू से नहीं हुआ, बल्कि इंसान की समझ और सहानुभूति से हुआ। राजा का इनाम तो एक छोटा सा प्रतीक था। असली इनाम वो शांति थी जो नगर में लौट आई, और वो भरोसा जो मनमानों के हौसले को कुचलने के बजाय उन्हें फिर से जीने की राह दिखाने लगा। मुल्ला ने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ा इनाम देने वाला वही होता है जो खुद इनाम से परे खड़ा हो। समाप्त होने से पहले मुल्ला एक बार फिर से बाजार के कोने में बैठा, बच्चों को कहानी सुना रहा था और साथ में एक पुराने लड़के से बात कर रहा था जो कभी चोर था पर अब चौकीदार बन चुका था। बच्चे उसकी कहानियों को सुनकर मुस्कुराते और उनकी आंखों में नई उम्मीद चमकती। मुल्ला ने मुस्कुराकर सोच लिया कि राजा का दिया हुआ इनाम लोगों को हैरान करने वाली बातों का कारण था, पर असल में हैरानी इस बात की थी कि कितना सरल पर कितना प्रभावशाली परिवर्तन किसी के विश्वास और समझ से आ सकता है। और ये विश्वास इसी मुल्ला ने लोगों के दिलों में बोया था, बिना जोर जबरदस्ती, बिना अपमान के, केवल प्यार और अवसर देकर। मुल्ला की ये कहानी यही समाप्त नहीं होती, वो तो बस एक शुरुआत थी, एक छोटी किरण जिसने अंधेरे को चमका दिया। गांवों और नगरों में अब लोग मिलकर काम करने लगे और चोरी की वो पुरानी खातिर खरारी बातें धीरे धीरे मिटने लगी। राजा ने उस दिन फिर से मुल्ला को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने सबको हैरान कर दिया। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो बस वो कर गया जो सही था। सच्ची बुद्धि और विनम्रता से बड़ा इनाम कोई शोहरत या दौलत नहीं देती। जो मन से समझे वही जीतता है। घमंड छोड़ो, लोगों का हित सोचो और समय पर हिम्मत दिखाओ। दया करो, सच्चाई अपनाओ और दूसरों को आगे बढ़ाओ। मुल्ला का नया चमत्कार। मुल्ला का नया चमत्कार। मुल्ला के कामयाब प्रयोग
और नगर में लौट आई शांति की गूंज धीरे धीरे आसपास के गांवों तक फैलने लगी। लोग यहां आने लगे, हमारी नीतियां क्यों काम कर रही है ये देखने। मुल्ला अब केवल एक लोक व्यक्ति न रहा, वो मान्यता का प्रतीक बन चुका था। पर उसकी सादगी वैसी की वैसी रही। वो चौपालों में बैठता, बच्चों को कहानियां सुनाता और कभी कभी चुपचाप एक एक घर जाकर पूछता कि क्या उनकी जरूरतें पूरी है। मगर जितना भी शांति फैली हो, कुछ चीजें थी जो अभी अनसुलझी रह गई थी। विकास के नाम पर आने वाला भीड़ और शहर की बढ़ती संपन्नता ने नए सवाल उभार दिए थे। काम के नए अवसर आए, पर साथ में लालच और सत्ता के खेल भी। मुल्ला जानता था कि असली परीक्षा अब शुरू हो रही है, क्योंकि जब समाज बदल रहा हो तब पुराने तौर तरीके और नए हित ऐसे टकराते हैं कि चोटें खतरनाक हो सकती है। एक सर्द सुबह मुल्ला को खबर मिली कि शहर के पूर्वी हिस्से में एक नया गोदीघर बन रहा है, एक बड़ा गोदाम जहां अनाज और ताजा माल रखा जाएगा। साहूकारों का समूह इस परियोजना में लगा हुआ था और उनकी योजना थी कि खुले बाजार में माल के आने पर कुछ हिस्सा दबाया जाए ताकि दाम नियंत्रित किए जा सकें और वे मुनाफा बटोर सकें। ये सुनते ही मुल्ला की चिंता बढ़ गई। उसने समझ लिया कि यदि गोदाम के पीछे के इरादों का खुलासा न किया गया तो नगर की उन सफलताओं का बड़ा हिस्सा खतरे में पड़ जाएगा जो अभी अभी हासिल हुए थे। चोरी कम हुई थी, पर नई तरह की चोरी जो नियमों और अनुबंधों के बीच छिपी हो शुरू होने वाली थी। मुल्ला ने तय किया कि पहले समझेगा फिर बोलेगा। वो औपचारिक रूप से राजा के पास गया और निश्चिंतता के साथ कहा कि वो इस मामले की तह तक जाएगा। राजा ने मुल्ला पर पूरा भरोसा जताया और उसे कुछ लोग दिए, पर मुल्ला ने अनजाने में ही कहा, मुझे अकेला चलना है महाराज। राजा ने चुपके से मुस्कुराकर अनुमति दे दी, क्योंकि उसने जो देखा था वो ये था कि मुल्ला का तरीका भीड़ में ही काम करता था। लोग जब खुद समझ लेते थे तो सुधार टिकता था। मुल्ला ने सबसे पहले उन साहूकारों से मिलने की सोची। उनके साथ वो आधिकारिक तरीके से न मिला, बल्कि उन्होंने गांव की छोटी छोटी गलियों में जाकर उनकी नौकरों और मजदूरों से बात की। मुल्ला का अंदाज अलग था। वो मिलनसार था, कभी खुलकर सवाल करता, कभी चुटकी लेकर बात काट देता। उसने मालवाहक कर्मियों से पूछा कि क्या वे गोदाम में बिल्कुल सही तरीके से माल दर्ज करते हैं। कईयों ने शर्म से कहा कि कतिपय चीजें गलत दर्ज हो जाती हैं। कभी कभी मालिक कहते हैं कि कुछ हिसाब किताब अदला-बदली सा कर लो। मुल्ला ने देखा कि समस्या कहीं गहरी थी। साहूकारों के पास भी दबाव था, बड़े व्यापारियों और शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों का दबाव, पर दबाव किसे न सही, सच को दबाया नहीं जा सकता। मुल्ला ने तय किया कि खुलकर उन साहूकारों पर आरोप नहीं लगाएगा, वो कुछ अलग करेगा। उसने बाजार में एक बड़ा मेला आयोजित करने की सोची, जिसमें गोदाम के माल का सार्वजनिक वितरण भी होगा, पर मुफ्त नहीं, छोटे छोटे काम के बदले। योजना ये थी कि लोग मिलकर काम करें और काम की कीमत के उसी अनुपात में सामान पाएं। यह तरीका 3 फायदे देगा। पहला, माल की पारदर्शिता बढ़ेगी। दूसरा, लोगों का भरोसा पक्का होगा। तीसरा, साहूकारों के गहरे खेल सामने आ सकते थे, क्योंकि यदि माल सार्वजनिक तौर पर आकर लोगों के बीच वितरित हुआ तो किसी प्रकार का छिपा हुआ भंडारण मुश्किल हो जाएगा। मुल्ला के प्रस्ताव में लोग हैरान थे, क्योंकि बाजार की दुनिया में लोग हमेशा नकद और तात्कालिक लाभ की उम्मीद रखते हैं। पर मुल्ला की बातों में एक बार फिर जादू था। न तो वो आदेश दे रहा था, न ही डर दिखा रहा था। बस लोगों से विनती कर रहा था कि वे मिलकर देखने दे कि क्या पारदर्शिता से लाभ नहीं होता। मुल्ला ने कहा, आओ हम सब मिलकर एक दिन मिलजुल कर गोदाम से सामान उठाएं और उसे जरूरतमंदों के साथ बांट दें। पर प्रत्येक व्यक्ति जो लेगा उसे पहले एक छोटा काम पूरा करना होगा। कोई मार्ग साफ करेगा, कोई बूढ़े की झोपड़ी ठीक करेगा। यह विचार अजीब सा लग रहा था, पर लोगों को अपनी अपनी पिछली जीतें याद आ गई। जब मुल्ला ने चोरी को मिटाया था, तब भी यही तरीका अपनाया गया था। लोग बोझिल हंसी के साथ सहमत हो गए। किसी को उम्मीद थी
किसी को सिर्फ जिज्ञासा। मेले के दिन उपाय सफल रहा। हजारों लोग आए। चौकीदार, दुकानदार, ग्रामीण, सबने मिलकर काम किया और फिर माल के पारदर्शी विभाजन को देखा। साहूकारों ने यह सब देखकर विरोध किया। उनका कहना था कि ये व्यापारियों की आजादी पर हमला है। पर जनसमर्थन इतना बढ़ गया कि राजा को हस्तक्षेप करना पड़ा। राजा ने मुल्ला को बुलाकर कहा, क्या यह न्यायोचित है? मुल्ला ने सहजता से कहा, यह जांच है महाराज। एक बार पारदर्शिता की हवा चलने से छिपी गई चीजों का पता चल जाता है। राजा ने 2 दिन बाद आदेश दिया कि गोदाम के सारे दस्तावेज सार्वजनिक हो और उचित जांच हो। साहूकारों के कुछ गलत कामों का पर्दाफाश हुआ और नगर के अनेक परिवारों को उनकी छिपी हुई संपत्तियों के बारे में सच्चाई मिली। कुछ लोगों को शर्म भी आई, पर मुल्ला ने कहा कि शर्म भी अच्छे लिए होती है, जब वो सुधरने का कारण बने। मगर हर कहानी में अच्छे पक्ष के साथ ऐसे लोग भी होते हैं जो परिवर्तन से नाखुश रहते हैं। साहूकारों में से कुछ ने मिलकर मुल्ला के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने शहर के कुछ गरीबों को उकसाना शुरू किया। उनको कहा गया कि मुल्ला को हटाया जाना चाहिए क्योंकि वो व्यापार को रोक रहा है और नौकरियों पर असर डाल रहा है। अफवाहों ने पंख फैलाए और कुछ दिनों के लिए शहर में असमंजस फैला। मुल्ला ने देखा कि विरोध शोरगुल में बदल रहा है। कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि मुल्ला बाजार की आजादी छीन रहा है। कुछ कह रहे थे कि राजा ने उसकी सुननी बंद कर दी है। मुल्ला के पास कोई बड़ी सत्ता नहीं थी। उसके पास सिर्फ लोगों का विश्वास था, और विश्वास से बड़ा हथियार कम ही होता है, पर जब ही उसे चुनौती मिलती है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मुल्ला ने विरोध का सामना सीधे तरीके से करने की बजाय चुपचाप एक नई दिशा पकड़ ली। उसने उन गरीबों से बात की जिनको साहूकारों ने उकसाया था और पता लगाया कि उनके गुस्से के पीछे असल समस्या क्या थी। बहुतों ने कहा कि उनकी बुनियादी सुरक्षा अभी भी असमर्थ है। कईयों के पास जमीन का अधिकार नहीं था। कुछों को रोजगार नहीं मिलता था। मुल्ला ने समझा कि विरोध सिर्फ मुनाफाखोरों की साजिश नहीं था, बल्कि असमंजस की आग थी जो किसी भी समय भड़क सकती थी। उसने कहा कि पहले जड़ों को संभालना होगा। लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हुई तो कोई भी योजना किस काम की। तब मुल्ला ने नगर के चारों ओर छोटे छोटे समुदाय केंद्र बनवाने की पहल की। ये केंद्र शिक्षा, स्वास्थ्य और दरबार में बुलाया और कहा, तुमने सबको हैरान कर दिया। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो बस वो कर गया जो सही था। सच्ची बुद्धि और विनम्रता से बड़ा इनाम कोई शोहरत या दौलत नहीं देती। जो मन से समझे वही जीतता है। घमंड छोड़ो, लोगों का हित सोचो और समय पर हिम्मत दिखाओ। दया करो, सच्चाई अपनाओ और दूसरों को आगे बढ़ाओ। मुल्ला का नया चमत्कार। मुल्ला का नया चमत्कार। मुल्ला के कामयाब प्रयोग और नगर में लौट आई शांति की गूंज धीरे धीरे आसपास के गांवों तक फैलने लगी। लोग यहां आने लगे, हमारी नीतियां क्यों काम कर रही है ये देखने। मुल्ला अब केवल एक लोक व्यक्ति न रहा, वो मान्यता का प्रतीक बन चुका था। पर उसकी सादगी वैसी की वैसी रही। वो चौपालों में बैठता, बच्चों को कहानियां सुनाता और कभी कभी चुपचाप एक एक घर जाकर पूछता कि क्या उनकी जरूरतें पूरी है। मगर जितना भी शांति फैली हो, कुछ चीजें थी जो अभी अनसुलझी रह गई थी। विकास के नाम पर आने वाला भीड़ और शहर की बढ़ती संपन्नता ने नए सवाल उभार दिए थे। काम के नए अवसर आए, पर साथ में लालच और सत्ता के खेल भी। मुल्ला जानता था कि असली परीक्षा अब शुरू हो रही है, क्योंकि जब समाज बदल रहा हो तब पुराने तौर तरीके और नए हित ऐसे टकराते हैं कि चोटें खतरनाक हो सकती है। एक सर्द सुबह मुल्ला को खबर मिली कि शहर के पूर्वी हिस्से में एक नया गोदीघर बन रहा है। एक बड़ा गोदाम जहां अनाज और ताजा माल रखा जाएगा। साहूकारों का समूह इस परियोजना में लगा हुआ था और उनकी योजना थी कि खुले बाजार में माल के आने पर कुछ हिस्सा दबाया जाए ताकि दाम नियंत्रित किए जा सकें और वे मुनाफा बटोर सकें।
ये सुनते ही मुल्ला की चिंता बढ़ गई। उसने समझ लिया कि यदि गोदाम के पीछे के इरादों का खुलासा न किया गया तो नगर की उन सफलताओं का बड़ा हिस्सा खतरे में पड़ जाएगा जो अभी अभी हासिल हुए थे। चोरी कम हुई थी, पर नई तरह की चोरी जो नियमों और अनुबंधों के बीच छिपी हो शुरू होने वाली थी। मुल्ला ने तय किया कि पहले समझेगा फिर बोलेगा। वो औपचारिक रूप से राजा के पास गया और निश्चिंतता के साथ कहा कि वो इस मामले की तह तक जाएगा। राजा ने मुल्ला पर पूरा भरोसा जताया और उसे कुछ लोग दिए, पर मुल्ला ने अनजाने में ही कहा, मुझे अकेला चलना है महाराज। राजा ने चुपके से मुस्कुराकर अनुमति दे दी, क्योंकि उसने जो देखा था वो ये था कि मुल्ला का तरीका भीड़ में ही काम करता था। लोग जब खुद समझ लेते थे तो सुधार टिकता था। मुल्ला ने सबसे पहले उन साहूकारों से मिलने की सोची। उनके साथ वो आधिकारिक तरीके से न मिला, बल्कि उन्होंने गांव की छोटी छोटी गलियों में जाकर उनकी नौकरों और मजदूरों से बात की। मुल्ला का अंदाज अलग था। वो मिलनसार था। कभी खुलकर सवाल करता, कभी चुटकी लेकर बात काट देता। उसने मालवाहक कर्मियों से पूछा कि क्या वे गोदाम में बिल्कुल सही तरीके से माल दर्ज करते हैं। कईयों ने शर्म से कहा कि कतिपय चीजें गलत दर्ज हो जाती हैं। कभी कभी मालिक कहते हैं कि कुछ हिसाब किताब अदला-बदली सा कर लो। मुल्ला ने देखा कि समस्या कहीं गहरी थी। साहूकारों के पास भी दबाव था, बड़े व्यापारियों और शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों का दबाव, पर दबाव किसे न सही, सच को दबाया नहीं जा सकता। मुल्ला ने तय किया कि खुलकर उन साहूकारों पर आरोप नहीं लगाएगा, वो कुछ अलग करेगा। उसने बाजार में एक बड़ा मेला आयोजित करने की सोची, जिसमें गोदाम के माल का सार्वजनिक वितरण भी होगा, पर मुफ्त नहीं, छोटे छोटे काम के बदले। योजना ये थी कि लोग मिलकर काम करें और काम की कीमत के उसी अनुपात में सामान पाएं। यह तरीका 3 फायदे देगा। पहला, माल की पारदर्शिता बढ़ेगी। दूसरा, लोगों का भरोसा पक्का होगा। तीसरा, साहूकारों के गहरे खेल सामने आ सकते थे, क्योंकि यदि माल सार्वजनिक तौर पर आकर लोगों के बीच वितरित हुआ तो किसी प्रकार का छिपा हुआ भंडारण मुश्किल हो जाएगा। मुल्ला के प्रस्ताव में लोग हैरान थे, क्योंकि बाजार की दुनिया में लोग हमेशा नकद और तात्कालिक लाभ की उम्मीद रखते हैं। पर मुल्ला की बातों में एक बार फिर जादू था। न तो वो आदेश दे रहा था, न ही डर दिखा रहा था। बस लोगों से विनती कर रहा था कि वे मिलकर देखने दे कि क्या पारदर्शिता से लाभ नहीं होता। मुल्ला ने कहा, आओ हम सब मिलकर एक दिन मिलजुल कर गोदाम से सामान उठाएं और उसे जरूरतमंदों के साथ बांट दें। पर प्रत्येक व्यक्ति जो लेगा उसे पहले एक छोटा काम पूरा करना होगा। कोई मार्ग साफ करेगा, कोई बूढ़े की झोपड़ी ठीक करेगा। यह विचार अजीब सा लग रहा था, पर लोगों को अपनी अपनी पिछली जीतें याद आ गई। जब मुल्ला ने चोरी को मिटाया था, तब भी यही तरीका अपनाया गया था। लोग बोझिल हंसी के साथ सहमत हो गए। किसी को उम्मीद थी, किसी को सिर्फ जिज्ञासा। मेले के दिन उपाय सफल रहा। हजारों लोग आए। चौकीदार, दुकानदार, ग्रामीण, सबने मिलकर काम किया और फिर माल के पारदर्शी विभाजन को देखा। साहूकारों ने यह सब देखकर विरोध किया। उनका कहना था कि यह व्यापारियों की आजादी पर हमला है। पर जनसमर्थन इतना बढ़ गया कि राजा को हस्तक्षेप करना पड़ा। राजा ने मुल्ला को बुलाकर कहा, क्या यह न्यायोचित है? मुल्ला ने सहजता से कहा, यह जांच है महाराज। एक बार पारदर्शिता की हवा चलने से छिपी गई चीजों का पता चल जाता है। राजा ने 2 दिन बाद आदेश दिया कि गोदाम के सारे दस्तावेज सार्वजनिक हो और उचित जांच हो। साहूकारों के कुछ गलत कामों का पर्दाफाश हुआ और नगर के अनेक परिवारों को उनकी छिपी हुई संपत्तियों के बारे में सच्चाई मिली। कुछ लोगों को शर्म भी आई, पर मुल्ला ने कहा कि शर्म भी अच्छे लिए होती है, जब वो सुधरने का कारण बने। मगर हर कहानी में अच्छे पक्ष के साथ ऐसे लोग भी होते हैं जो परिवर्तन से नाखुश रहते हैं। साहूकारों में से कुछ ने मिलकर मुल्ला के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने शहर के कुछ गरीबों को उकसाना शुरू किया। उनको कहा गया
कि मुल्ला को हटाया जाना चाहिए क्योंकि वो व्यापार को रोक रहा है और नौकरियों पर असर डाल रहा है। अफवाहों ने पंख फैलाए और कुछ दिनों के लिए शहर में असमंजस फैला। मुल्ला ने देखा कि विरोध शोरगुल में बदल रहा है। कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि मुल्ला बाजार की आजादी छीन रहा है। कुछ कह रहे थे कि राजा ने उसकी सुननी बंद कर दी है। मुल्ला के पास कोई बड़ी सत्ता नहीं थी। उसके पास सिर्फ लोगों का विश्वास था, और विश्वास से बड़ा हथियार कम ही होता है, पर जब ही उसे चुनौती मिलती है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मुल्ला ने विरोध का सामना सीधे तरीके से करने की बजाय चुपचाप एक नई दिशा पकड़ ली। उसने उन गरीबों से बात की जिनको साहूकारों ने उकसाया था, और पता लगाया कि उनके गुस्से के पीछे असल समस्या क्या थी। बहुतों ने कहा कि उनकी बुनियादी सुरक्षा अभी भी असमर्थ है। कईयों के पास जमीन का अधिकार नहीं था, कुछों को रोजगार नहीं मिलता था। मुल्ला ने समझा कि विरोध सिर्फ मुनाफाखोरों की साजिश नहीं था, बल्कि असमंजस की आग थी जो किसी भी समय भड़क सकती थी। उसने कहा कि पहले जड़ों को संभालना होगा। लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हुई तो कोई भी योजना किस काम की। तब मुल्ला ने नगर के चारों ओर छोटे छोटे समुदाय केंद्र बनवाने की पहल की। ये केंद्र शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सूचनाएं देंगे। पर केंद्रों के निर्माण का धन राजा और धनाढ़ लोगों से लेकर जनता के सहयोग से जुटाया गया। हर किसी ने थोड़ा दिया, और जिनका हाथ ज्यादा भरा था उन्होंने अधिक दिया। ये योगदान दिखावे का नहीं था। मुल्ला ने साफ कहा कि दान देने वाला भी दयालु बनता है जब वो सीधे उन लोगों की आंखों में देख कर देता है जिन्होंने मदद पाई। सबसे अनोखा हिस्सा यह था कि जो लोग पहले विरोध में खड़े थे उन्हें भी इन केंद्रों में काम मिला, क्योंकि मुल्ला ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। ये नीति कुछ लोगों को और चिढ़ाने लगी, लेकिन अधिकतर ने इसे एक नई उम्मीद के रूप में लिया। समुदाय केंद्रों के बनने पर धीरे धीरे स्थिति सुधरी। बच्चों को नई कक्षाएं मिली, महिलाओं के लिए सिलाई और बुनाई के कार्यक्रम चलने लगे, और युवाओं को कारीगरी सिखाई गई जिसे वे बाजार में बेच सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जिन लोगों को कभी चोरी के लिए दोषी ठहराया गया था उन्हें अब नई जिम्मेदारियां दी गई। वे समुदाय की छोटी छोटी परियोजनाओं पर काम करने लगे, और धीरे धीरे समाज ने उन्हें फिर अपनाना शुरू किया। ये अपनापन ही मुल्ला की असली जीत थी, क्योंकि सजा के बजाय सहयोग ने लोगों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ला दिया। इन सब के बीच मुल्ला ने यह भी पहचान लिया कि परिवर्तन को टिकाने के लिए कानूनी ढांचे में भी बदलाव जरूरी है। उसने राजा से मुलाकात कर कहा कि नई व्यवस्थाएं पारदर्शिता की शपथ लें और व्यापारिक अनुबंधों की निगरानी के लिए एक सरल बोर्ड बने जिसमें आम नागरिक भी प्रतिनिधि हों। राजा ने, जो अब मुल्ला की सलाहों का सम्मान करता था, इस प्रस्ताव पर गंभीरता से सोचा और सहमति दे दी। नया बोर्ड आया जिसमें व्यापारी, किसान, मजदूर और मुल्ला के चुने हुए लोग शामिल थे। बोर्ड की पहली मीटिंग में जब समस्याओं के खुले दस्तावेज रखे गए और छोटे परिवर्तनों के लिए सहमति बनी तो नगर का माहौल फिर सुरक्षित सा महसूस हुआ। पर परिवर्तन के रास्ते पर हमेशा प्रवंचनाएं भी आती है। साहूकारों के कुछ लोग न मानकर शहर के बाहरी इलाकों में जाकर कुछ उग्र नेताओं को वश में ले लिए और कहा कि अगर वे शोर मचा दें तो सरकार दब जाएगी। ये एक खतरनाक मोड़ था, क्योंकि उग्रता ने लोगों की अगली पीढ़ी को आकर्षित करना शुरू कर दिया। मुल्ला ने देखा कि अगर उसने समय रहते कदम न उठाए तो शांतिपूर्ण जीत का पूरा आधार हिल सकता है। उसने शहर भर में बैठकों का सिलसिला शुरू किया, पर यह बैठकें केवल भाषण देने की नहीं थी। हर बार किसी न किसी युवा को किसी कला, व्यापार या मेहनत के काम में लगाया जाता और उसे वेतन दिया जाता। जब युवाओं के हाथ रोजगार से भरे तो उनका ध्यान उग्रता से हटकर रोजमर्रा की जिंदगी में लग गया। मुल्ला ने एक और चतुर कदम उठाया। उसने संगीत और नाट्य के माध्यम से परिवर्तन का संदेश फैलाया। वो जानता था कि कहानी और गीत दिल में सीधे उतरते हैं।
इसलिए उसने स्थानीय नाट्य मंडली को प्रोत्साहित किया कि वे साहूकारों और उग्र नेताओं की चालाकियों पर नाट्य बनाए, पर नाटक में आलोचना कहने के बजाय संवेदनाओं को जगाने का काम करें। नाटकों में दिखाया गया कि कैसे किसी ने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद करके बिताया और कैसे समाज ने उसी का आदर किया। इन नाटकों को देखकर भीड़ रोती और तब सोचती। इन कलाओं ने लोगों के दिलों में एक बार फिर मानवता की लौ जलाई और विरोध की आग को बुझाने में मदद की। समय के साथ साहूकारों का दबदबा कम हुआ। निजी तौर पर कुछ ने अपनी गलतियों पर अफसोस जताया और सार्वजनिक तौर पर कुछ ने हीन भाव से माफी भी मांगी। सबक यह था कि न तो किसी नीति का समर्थन अंधाधुंध होना चाहिए और न ही किसी विरोध को केवल सुनामी मानकर पला जा सकता है। मुल्ला ने संतुलन बनाए रखा। उसने ये भी सीखा कि हर समस्या का हल सिर्फ नीति में नहीं, संस्कृति में निहित परिवर्तन में है। जब एक सामाजिक विरासत बन जाती है जहां लोग दूसरों की रक्षा करते और अवसर देते, तो कोई साजिश लंबे समय तक टिक नहीं सकती। मुल्ला का प्रभाव बढ़ता गया, पर वो अब भी वही पुराना मुल्ला था। वो तस्लीमनामा नहीं चाहता था, न ही कोई पदनाम। उसने लोगों से कहा कि उनकी असली पहचान उनकी सेवाएं हैं, न कि तख्तियां और पद। इसके बावजूद राजा ने उसे एक बार फिर सार्वजनिक सम्मान दिया। इस बार एक छोटा सा पुस्तकालय और एक प्रशिक्षण केंद्र। मुल्ला ने पुस्तकालय को समुदाय के नाम से खोलने को कहा और प्रशिक्षण केंद्र का संचालन भी कस्बा वालों को दिया। उसने कहा कि परिवर्तन तभी टिकेगा जब लोगों को सीखने और सिखाने का अधिकार रहे। पुस्तकालय में बच्चे रोज शाम को जाते और बुजुर्ग अपनी पुरानी कहानियां सुनाते। ज्ञान और अनुभव का ये संगम शहर का नया समृद्धि स्रोत बन गया। वर्षों के बाद जब मुल्ला बाजार के एक कोने पर बैठकर बच्चों को नई नई पहेलियां सुलझाता, तो उसे मालूम होता कि उसके प्रयास रंग ला रहे हैं। नई पीढ़ी ने मेलजोल और सहानुभूति को अपने व्यवहार में शामिल कर लिया था। चोरी और दबाव का नामोनिशान कम होते गए। लोग खुले तौर पर व्यापार करते और समुदाय के साथ मिलकर निर्णय लेते। मुल्ला को लोगों की आंखों में वही चमक दिखाई देती जो कभी उसने उस पहली जीत के दिन देखी थी। विश्वास की वो गहरी चमक जो बताती थी कि शहर ने अपना रास्ता चुन लिया है। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि पड़ोसी राज्य में सूखा पड़ा है और वहां के लोग आपातकालीन राहत के लिए मदद मांग रहे हैं। राजा ने मुल्ला को बुलाया और कहा कि नगर को क्या करना चाहिए। मुल्ला ने तुरंत कहा, हमें उन्हीं सिद्धांतों को अपनाना होगा, पारदर्शिता, सहयोग और अवसर। उसने सुझाव दिया कि समुदाय केंद्रों को जल्दी जल्दी राहत सामग्री और लोगों की मदद के लिए तैनात किया जाए और कुछ लोगों को प्रशिक्षण देकर वहां भेजा जाए ताकि वे नई जगहों पर जाकर भी वही मॉडल लागू कर सकें। राजा ने आदेश दिए और नगर ने मिलकर मदद भेजी। ये मदद सिर्फ अनाज और वस्त्रों की नहीं थी, बल्कि उन लोगों के अनुभव का भी था जिन्होंने अपने भीतर वही बदलाव लाया था जो अब दूसरे जगहों पर भी काम आ सकता था। मुल्ला ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में ये देखा कि उसकी छोटी छोटी पहलों का असर कितना व्यापक हुआ। लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षा दी, नौकरियां मिली और व्यापारी भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगे। पर मुल्ला ने सबसे बड़ी बात ये मानी कि परिवर्तन का असली केंद्र दिल है। नियमों की श्रृंखला जहां तक भी महफूज रखी जाए, तब भी दिल को छूने वाला परिवर्तन आवश्यक है। उसने अक्सर कहा, कानून तो हमें राह दिखाते हैं, पर राह पर चलने का जज्बा दिल देता है। और जब मुल्ला की जिंदगी का सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, तब भी वो बाजार के बीचों बीच बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता रहा। कहानियां उन दिनों की जब एक रोजगार की सूचनाएं देंगे, पर केंद्रों के निर्माण का धन राजा और धनाढ़ लोगों से लेकर जनता के सहयोग से जुटाया गया। हर किसी ने थोड़ा दिया और जिनका हाथ ज्यादा भरा था उन्होंने अधिक दिया। ये योगदान दिखावे का नहीं था। मुल्ला ने साफ कहा कि दान देने वाला भी दयालु बनता है जब वो सीधे उन लोगों की आंखों में देख कर देता है जिन्होंने मदद पाई। सबसे अनोखा हिस्सा यह था कि जो लोग पहले विरोध में खड़े थे
उन्हें भी इन केंद्रों में काम मिला, क्योंकि मुल्ला ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। ये नीति कुछ लोगों को और चिढ़ाने लगी, लेकिन अधिकतर ने इसे एक नई उम्मीद के रूप में लिया। समुदाय केंद्रों के बनने पर धीरे धीरे स्थिति सुधरी। बच्चों को नई कक्षाएं मिली, महिलाओं के लिए सिलाई और बुनाई के कार्यक्रम चलने लगे, और युवाओं को कारीगरी सिखाई गई जिसे वे बाजार में बेच सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जिन लोगों को कभी चोरी के लिए दोषी ठहराया गया था, उन्हें अब नई जिम्मेदारियां दी गई। वे समुदाय की छोटी छोटी परियोजनाओं पर काम करने लगे, और धीरे धीरे समाज ने उन्हें फिर अपनाना शुरू किया। ये अपनापन ही मुल्ला की असली जीत थी, क्योंकि सजा के बजाय सहयोग ने लोगों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ला दिया। इन सब के बीच मुल्ला ने यह भी पहचान लिया कि परिवर्तन को टिकाने के लिए कानूनी ढांचे में भी बदलाव जरूरी है। उसने राजा से मुलाकात कर कहा कि नई व्यवस्थाएं पारदर्शिता की शपथ लें और व्यापारिक अनुबंधों की निगरानी के लिए एक सरल बोर्ड बने जिसमें आम नागरिक भी प्रतिनिधि हों। राजा ने, जो अब मुल्ला की सलाहों का सम्मान करता था, इस प्रस्ताव पर गंभीरता से सोचा और सहमति दे दी। नया बोर्ड आया जिसमें व्यापारी, किसान, मजदूर और मुल्ला के चुने हुए लोग शामिल थे। बोर्ड की पहली मीटिंग में जब समस्याओं के खुले दस्तावेज रखे गए और छोटे परिवर्तनों के लिए सहमति बनी, तो नगर का माहौल फिर सुरक्षित सा महसूस हुआ। पर परिवर्तन के रास्ते पर हमेशा प्रवंचनाएं भी आती है। साहूकारों के कुछ लोग न मानकर शहर के बाहरी इलाकों में जाकर कुछ उग्र नेताओं को वश में ले लिए और कहा कि अगर वे शोर मचा दें तो सरकार दब जाएगी। ये एक खतरनाक मोड़ था, क्योंकि उग्रता ने लोगों की अगली पीढ़ी को आकर्षित करना शुरू कर दिया। मुल्ला ने देखा कि अगर उसने समय रहते कदम न उठाए तो शांतिपूर्ण जीत का पूरा आधार हिल सकता है। उसने शहर भर में बैठकों का सिलसिला शुरू किया, पर यह बैठकें केवल भाषण देने की नहीं थी। हर बार किसी न किसी युवा को किसी कला, व्यापार या मेहनत के काम में लगाया जाता और उसे वेतन दिया जाता। जब युवाओं के हाथ रोजगार से भरे तो उनका ध्यान उग्रता से हटकर रोजमर्रा की जिंदगी में लग गया। मुल्ला ने एक और चतुर कदम उठाया। उसने संगीत और नाट्य के माध्यम से परिवर्तन का संदेश फैलाया। वो जानता था कि कहानी और गीत दिल में सीधे उतरते हैं, इसलिए उसने स्थानीय नाट्य मंडली को प्रोत्साहित किया कि वे साहूकारों और उग्र नेताओं की चालाकियों पर नाट्य बनाए, पर नाटक में आलोचना कहने के बजाय संवेदनाओं को जगाने का काम करें। नाटकों में दिखाया गया कि कैसे किसी ने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद करके बिताया और कैसे समाज ने उसी का आदर किया। इन नाटकों को देखकर भीड़ रोती और तब सोचती। इन कलाओं ने लोगों के दिलों में एक बार फिर मानवता की लौ जलाई और विरोध की आग को बुझाने में मदद की। समय के साथ साहूकारों का दबदबा कम हुआ। निजी तौर पर कुछ ने अपनी गलतियों पर अफसोस जताया और सार्वजनिक तौर पर कुछ ने हीन भाव से माफी भी मांगी। सबक यह था कि न तो किसी नीति का समर्थन अंधाधुंध होना चाहिए और न ही किसी विरोध को केवल सुनामी मानकर पला जा सकता है। मुल्ला ने संतुलन बनाए रखा। उसने ये भी सीखा कि हर समस्या का हल सिर्फ नीति में नहीं, संस्कृति में निहित परिवर्तन में है। जब एक सामाजिक विरासत बन जाती है जहां लोग दूसरों की रक्षा करते और अवसर देते, तो कोई साजिश लंबे समय तक टिक नहीं सकती। मुल्ला का प्रभाव बढ़ता गया, पर वो अब भी वही पुराना मुल्ला था। वो तस्लीमनामा नहीं चाहता था, न ही कोई पदनाम। उसने लोगों से कहा कि उनकी असली पहचान उनकी सेवाएं हैं, न कि तख्तियां और पद। इसके बावजूद राजा ने उसे एक बार फिर सार्वजनिक सम्मान दिया। इस बार एक छोटा सा पुस्तकालय और एक प्रशिक्षण केंद्र। मुल्ला ने पुस्तकालय को समुदाय के नाम से खोलने को कहा और प्रशिक्षण केंद्र का संचालन भी कस्बा वालों को दिया। उसने कहा कि परिवर्तन तभी टिकेगा जब लोगों को सीखने और सिखाने का अधिकार रहे। पुस्तकालय में बच्चे रोज शाम को जाते और बुजुर्ग अपनी पुरानी कहानियां सुनाते, ज्ञान
और अनुभव का ये संगम शहर का नया समृद्धि स्रोत बन गया। वर्षों के बाद जब मुल्ला बाजार के एक कोने पर बैठकर बच्चों को नई नई पहेलियां सुलझाता, तो उसे मालूम होता कि उसके प्रयास रंग ला रहे हैं। नई पीढ़ी ने मेलजोल और सहानुभूति को अपने व्यवहार में शामिल कर लिया था। चोरी और दबाव का नामोनिशान कम होते गए। लोग खुले तौर पर व्यापार करते और समुदाय के साथ मिलकर निर्णय लेते। मुल्ला को लोगों की आंखों में वही चमक दिखाई देती जो कभी उसने उस पहली जीत के दिन देखी थी। विश्वास की वो गहरी चमक जो बताती थी कि शहर ने अपना रास्ता चुन लिया है। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि पड़ोसी राज्य में सूखा पड़ा है और वहां के लोग आपातकालीन राहत के लिए मदद मांग रहे हैं। राजा ने मुल्ला को बुलाया और कहा कि नगर को क्या करना चाहिए। मुल्ला ने तुरंत कहा, हमें उन्हीं सिद्धांतों को अपनाना होगा, पारदर्शिता, सहयोग और अवसर। उसने सुझाव दिया कि समुदाय केंद्रों को जल्दी जल्दी राहत सामग्री और लोगों की मदद के लिए तैनात किया जाए और कुछ लोगों को प्रशिक्षण देकर वहां भेजा जाए ताकि वे नई जगहों पर जाकर भी वही मॉडल लागू कर सकें। राजा ने आदेश दिए और नगर ने मिलकर मदद भेजी। ये मदद सिर्फ अनाज और वस्त्रों की नहीं थी, बल्कि उन लोगों के अनुभव का भी था जिन्होंने अपने भीतर वही बदलाव लाया था जो अब दूसरे जगहों पर भी काम आ सकता था। मुल्ला ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में ये देखा कि उसकी छोटी छोटी पहलों का असर कितना व्यापक हुआ। लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षा दी, नौकरियां मिली और व्यापारी भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगे। पर मुल्ला ने सबसे बड़ी बात ये मानी कि परिवर्तन का असली केंद्र दिल है। नियमों की श्रृंखला जहां तक भी महफूज रखी जाए, तब भी दिल को छूने वाला परिवर्तन आवश्यक है। उसने अक्सर कहा, कानून तो हमें राह दिखाते हैं, पर राह पर चलने का जज्बा दिल देता है। और जब मुल्ला की जिंदगी का सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, तब भी वो बाजार के बीचों बीच बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता रहा। कहानियां उन दिनों की जब एक बर्तन, एक तलवार या एक मेला ही नहीं, बल्कि लोगों के बीच की सहानुभूति और अवसर देने का जज्बा ही किसी नगर की असली समृद्धि है। लोग उसे देखकर रोते और हंसते। उसकी चुटकियों में अब भी वही मिठास थी जो कभी चोरी रोकने के लिए काम आई थी। मगर मुल्ला ने कभी ये नहीं सोचा कि वो महान है। वो केवल ये समझता था कि हर व्यक्ति में सुधार की शक्ति होती है, बस उसे मौका देना चाहिए। तभी उसने अंतिम बार राजा के सामने एक छोटी सी रिपोर्ट रखी। निष्कर्ष सरल था, जब अपराध से ज्यादा उद्धार का रास्ता अपनाया जाए, तब समाज स्वयं अपनी मरम्मत कर लेता है। राजा ने उस दस्तावेज में मुल्ला के विचारों को कानूनी रूप देने का निश्चय किया और ये कानून धीरे धीरे पूरे राज्य में लागू हुआ। पर नियमों का प्रभाव कमजोर होता यदि लोगों ने उन्हें अपनाया न हो। यहां मुल्ला की वास्तविक सफलता निहित थी। उसने लोगों को अपना लिया, इसलिए समझौते और नीतियां दोनों असर कर गई। समाप्ति इस तरह हुई कि मुल्ला की नीतियां केवल कागजों में नहीं रहीं, वे जीवन बन गई। छोटे छोटे प्रयोग, मेले, समुदाय केंद्र, पारदर्शिता बोर्ड, कला और नाट्य, सबने मिलकर एक ठोस संस्कृति बना दी। और उस संस्कृति का सबसे बड़ा पक्ष यह था कि उसने लोगों में आत्म प्रेरणा दौड़ाई। लोग अब केवल डर से नहीं, बल्कि गर्व से दूसरों की मदद करने लगे। ये गर्व ही था जो नगर को एक नई पहचान देता, न केवल समृद्धि में बल्कि आत्मीयता और सामाजिक सहिष्णुता में भी। कई साल बाद जब मुल्ला कहीं बाहर गया तो उसे सुनने को मिला कि कई नगरों ने उसके तरीकों को अपनाया और उनकी भी समस्याएं कम हुई। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह किसी एक आदमी की दी हुई विधि नहीं, ये एक विचार है जो जब किसी के मन में उतर जाता है तो वो खुद इसे आगे बढ़ा देता है। उसकी ये विनम्रता ही असल में उसका सबसे बड़ा चमत्कार बनी। लोग अब उसे याद करते हुए नहीं, बल्कि अपने कामों में उसकी सीख को अपनाकर चमत्कार करते थे। समाप्ति के समय मुल्ला ने एक अंतिम बात कही, हमेशा याद रखो कि सच्चा परिवर्तन जोर से नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। तब आता है जब हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम करता है। यही सच्चाई थी
जो राजा को समझने में मदद करती। किसी भी समाज का असली मानदंड उसका आपसी भरोसा होता है, न कि केवल उसके कानून। और जहां भरोसा मजबूत होता है, वहां कानून सिर्फ एक सहारा बनता है, पहाड़ नहीं। कहानी खत्म होते होते ये स्पष्ट था कि मुल्ला का नया चमत्कार केवल चोरी रोकने या गोदामों की पारदर्शिता तक सीमित नहीं रहा। ये एक संस्कृति बन गया जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनी। राजाओं, साहूकारों, मजदूरों, बच्चों और बूढ़ों, सबने मिलकर उस छोटे छोटे प्रयासों की वेदी पर अपने अहंकार को जलाकर नए बीज बो दिए थे। और ये बीज ही उस नगर की नई फसल बनकर उभरे, न सिर्फ खेतों में बल्कि लोगों के दिलों में भी। मुल्ला ने वो किया जो अक्सर सबसे कठिन होता है। उसने समाज को खुद उसकी कमजोरी से संभाला और उसे एक बेहतर राह दिखाई। दया, समझ और अवसर से लोगों की आत्मा बदलती है। सजा केवल भय पैदा करती है। जो गलती स्वीकार करे उसे रास्ता दो। छोटे कर्म बड़ी शांति और स्थायी परिवर्तन देते हैं। समाज को अपनाओ, इंसाफ के साथ प्रेम रखो। मुल्ला और खोया हुआ नगर।